सैंपल तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। मैंने तुम्हें बता दिया है भाई, जो भी एनालाइज करते हो उसमें तुमने जो क्या भी जो भी एनालाइज किया, सपोज जैसे सेल्स का तुमने एक चार्ट बना दिया है, सेल्स वर्सेस प्रॉफिट। तो भाई इसमें तुमने एनालाइज क्या किया है, इसको दो दो वर्ड्स में लिख दो ना यार, वर्ड में, और क्या है, और क्या करना है। अगर इससे ज़्यादा अगर उसकी बात कर रहे हो, अरे क्या कहते हैं उसको, बी आई टूल्स की अगर बात कर रहे हो तो भाई वो थोड़ा सा, उसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अगर बी आई टूल का सैंपल दिखाने के लिए बोलोगे तो वो दिखा देता हूँ मैं। जैसे मान लो एक बैंगलोर हाउस था, उसका जो अगर हम प्रिडिक्शन करते हैं या फिर एनालाइज करते हैं, तो मैं दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। आ रहा है। मैं प्रोजेक्टर ऑन कर दूंगा ना। प्रोजेक्टर वाली क्लास का फ़ायदा उठाओ। क्या दिक्कत आ रही है जुपिटर में? दिखाओ ज़रा। उसमें लाइट आ रही है, देखना। अब आ रही है? आ रही नहीं आ रही वहाँ पे? ऑन करना एक बार वहाँ से। देखो भाई, मैं उम्मीद करता हूँ स्क्रीन दिख रहा होगा। अगर तुम बी आई टूल्स की बात कर रहे हो तो कुछ ऐसे एनालाइज करते हैं, ठीक है। और अगर तुम उसकी बात कर रहे हो सिंपल पाइथन के बाद डी ए में रिपोर्ट बनाने के लिए, तो सिंपल कुछ नहीं करते हैं। सिंपल हम करते हैं क्या, दो दो लाइन वर्ड पे लिख दो जो भी तुमने एनालाइज किया है, बस, और कुछ नहीं करना। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ इसके लिए तो मैं भाई पावर बी आई या टैबलू पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ही कुछ होगा। लगा देना। रुक जा, मुझे देखने दो एक बार। जैसे ये इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बन जाती है, जैसे ये मैंने क्लिक किया तो सारा का सारा पूरा का पूरा डैशबोर्ड चेंज हो जाता है। तो ये फ़िलहाल तो मैं नहीं करना, टेंशन मत लो। तो मैं सिर्फ कुछ नहीं करना, सिंपल जो भी एनालाइज कर रहे हो उसको दो दो लाइन में लिख दो, और कुछ नहीं करना बस। भाई कोई सा भी पढ़ लो, दोनों सेम ही है, टैबलो पढ़ो या पावर बीआई पढ़ो, मैटर नहीं करता। अरे आप, हाँ देखो, अभी ना, अब डिफरेंस क्या है दोनों में? अरे डिफरेंस यही है कि भाई पावर बीआई को माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया है, और टैबलो को किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया है, जिसका नाम फ़िलहाल मुझे भी नहीं पता, लेकिन टैबलो को सैप वालों ने ख़रीद लिया है। ठीक है, काम दोनों पे सेम ही होता है। क्या है? टैबलो फ्री नहीं है भाई। चालू हो गया वहाँ पे? ठीक है। टैबलू काइंड ऑफ फ्री है 14 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद पैसे देने पड़ते हैं। पावर बीआई फुल्ली फ्री है अगर तुम लॉग इन नहीं करते हो तो। ठीक है, चलो भाई।
वाह भाई वाह। ये कह रहे हैं ग्रुप पे मैसेज क्या कर रहे हैं लोग, क्लास स्टार्ट हो जाए तो मैसेज कर देना। वाह भाई वाह। यार तुम्हारे बैच वाले ना अलग ही नवाब हैं, क्या ही बोलूँ मैं। भाई 2 मिनट और देखते हैं, कोई आता है तो ठीक है, अदरवाइज शुरू करते हैं और जल्दी निपटा के काम ख़त्म करते हैं। 1 मिनट जरा, 1 मिनट। ला दिखाओ, क्या दिक्कत आ रही है इसमें। द कोड एग्जीक्यूशन कुड नॉट प्रोसीड बिकॉज पाइथन 38.dll वाज नॉट फाउंड, रीइंस्टॉलिंग द प्रोग्राम में फिक्स। भाई पाइथन को पूरा का पूरा डिलीट करो और रीइंस्टॉल कर लो। फिर भी नहीं हुआ। जुपिटर नोटबुक पे एनाकोंडा है? कहाँ है भाई? है ही नहीं। नहीं है भाई। लो भाई, दिखाओ कहाँ है। लो भाई, एनाकोंडा ये लो भाई, देखना ज़रा, इसके अंदर का आइटम ही गायब है। ठीक है, मेन चीज़ें तुमने गायब कर रखी है, कैसे चलेगा। स्टैटिक लीनियर अलजेब्रा। कौन सी बुक? अरे भाई मुझे ना याद दिला देना, मैं भूल जाता हूँ। बुक तो मिल जाएगी भाई, पढ़ना तो मैं है नहीं। पढ़ोगे तुम है नहीं। ये लीनियर रिग्रेशन के लिए इतना बड़ा बुक रखा है। अरे भाई, लो भाई मज़े करो। चलो भाई शुरू करते हैं, बहुत काफ़ी वेट कर लिया हमने। अब करते हैं थोड़ा सा शुरू और देखते हैं भाई क्या क्या कर सकते हैं हम। ठीक है भाई, चलो हम शुरू करते हैं भाई टेस्टिंग से। और अच्छा, एक और चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, आज जो भी मैं बता रहा हूँ भाई ये कोड करना थोड़ा सा मुश्किल है, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे कोई ये बंदा मत बोल देना कि कोड करके दिखाओ, क्योंकि अगर इसको कोड करने जाऊँगा तो मुझे पूरी की पूरी मशीन लर्निंग बतानी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए मैं इन टॉपिक्स को अवॉइड कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं भाई, बता देंगे कहानी की तरह। अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। ठीक है, और वेब स्क्रैपिंग में कोडिंग करके दिखाऊंगा, उसके लिए टेंशन नहीं है भाई। वेब स्क्रैपिंग में कोडिंग करके दिखाऊंगा। पाईचार्म नहीं है तो पाईचार्म डाउनलोड कर लेना फ़िलहाल वेब स्क्रैपिंग के लिए। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। और मैं ओपन करता हूँ वाइट बोर्ड। तुम्हें पाइथन का एक्सेस कैसे मिला हुआ है? उस ग्रुप में ऐड कैसे हुआ ये बताओ पहले।
अच्छा अच्छा, देखो भाई हमें क्या करना है भाई, आज पढ़ना है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर ही सब कुछ आ जाएगा हमारा। ठीक है, हाइपोथेसिस, मैं सिर्फ हाइपो ही लिखता हूँ और टी लिख देता हूँ। ठीक है, हाइपोथेसिस समझने से पहले हमें समझना होगा भाई पी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, पी वैल्यू, ठीक है, पी वैल्यू का सिंपल मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू। ठीक है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो डिफिनेशन बहुत इजी है, इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नल हाइपोथेसिस बीइंग ट्रू। इसका सिंपल मतलब है जो तुम्हारी नल हाइपोथेसिस हो रही है उसको ट्रू करने की प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं पी वैल्यू। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल के लिए तुम्हें बताऊं तो मैं अगर बात करता हूँ सिंपल पॉपुलेशन की विथ रिस्पेक्ट टू अभी और कोरोना से पहले। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग की और पी वैल्यू की, तो पी वैल्यू समझने के लिए मैंने एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल बोला है, पॉपुलेशन बीइंग काउंटेड बिफोर एंड आफ्टर कोरोना। ठीक है, ये चीज़ें अभी धीरे धीरे क्लियर होंगी। ठीक है, पी वैल्यू मैंने सिंपल बताया कि इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग बीइंग ट्रू। इसका सिंपल मतलब है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होगी हमारी उसको ट्रू करना है। ठीक है, उसको ट्रू करने के लिए भाई तुम्हें पी वैल्यू की मदद लेनी पड़ेगी। पी वैल्यू मैंने तुम्हें सिंपल एग्जांपल से बताया कि पी वैल्यू वो होती है जिसमें प्रोबेबिलिटी नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग को ट्रू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैंने तुम्हें बताया पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल कंट्री, कोई भी एक कंट्री ले लो और उसकी पॉपुलेशन देख लो कोरोना से पहले और कोरोना के बाद। ठीक है, अब अगर ये क्लियर है तो हम बढ़ते हैं आगे। सर रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? हाँ भाई, तुमसे ज़्यादा चिंता मुझे है, रिकॉर्डिंग की ऑन है। ठीक है, ऑन है रिकॉर्डिंग, टेंशन मत लो। फिर भी कंफर्म करना है तो कंफर्म करा देते हैं भाई। हाँ भाई, ऑन है रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलो जी, पी वैल्यू की बात होगी, हाइपोथेसिस की बात होगी, लेकिन अभी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात कंप्लीट नहीं हुई है, अभी सिर्फ बात हुई है पी वैल्यू की। ठीक है, पी वैल्यू में सिंपल एग्जांपल ले लो, कोई भी कंट्री का पॉपुलेशन या फिर जीडीपी बिफोर एंड आफ्टर कोरोना, याद रखना। ठीक है, या फिर बिफोर एंड आफ्टर इन्फ्लेशन। ठीक है, या फिर अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो बिफोर एंड आफ्टर सेंसस। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब मेरे पास एक टास्क आता है कि मुझे हाइपोथेसिस फाइंड कैसे करना है। ठीक है, मेरे पास सबसे बड़ा टास्क ये है, हाउ टू फाइंड हाइपोथेसिस। हाउ टू फाइंड हाइपोथेसिस भाई। ठीक है, हाइपोथेसिस फाइंड करना बहुत इजी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है। कलेक्ट डाटा को मैं लिखता हूँ सी डी, मतलब समझ जाना। ठीक है, सी डी का मतलब है कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, ये होता है हमारा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा दूसरा स्टेप होता है डिफाइनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ लेबल। ठीक है, डिफाइनिंग, मैं नोटपैड पे ना लिख लूँ? मुझे करना है हाउ टू फाइंड और गेट द हाइपोथेसिस डाटा, हाइपोथेसिस डाटा। ठीक है, मुझे फाइंड करना है हाउ टू फाइंड हाइपोथेसिस डाटा। इसके लिए सबसे पहला जो मेरा स्टेप है वो लिख देता हूँ स्टेप 1। स्टेप 1 है मेरा कलेक्ट द डाटा। कलेक्ट द डाटा, ये चीज़ें मशीन लर्निंग अगर करोगे ना, कभी पढ़ोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, डेटा एनालिसिस में इसका उतना कुछ ज़्यादा यूज़ है नहीं फ़िलहाल, लेकिन मशीन लर्निंग में बहुत बहुत ब्रॉड वे में दिखेगा तुम्हें। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, डिफाइनिंग DEF
DEFINING, डिफाइनिंग द सिग्निफिकेंस लेवल। ठीक है, एक एक स्टेप धीरे धीरे क्लियर करेंगे कि है क्या ये। ठीक है, पहले मैं बात करता हूँ 2 स्टेप की। ठीक है, सबसे पहला जो मेरा स्टेप है कलेक्ट द डाटा, ये तो बहुत सिंपल है, तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल कलेक्ट करना है डाटा। ठीक है, दूसरी मैं बात करता हूँ दूसरे स्टेप की, डिफाइनिंग द सिग्निफिकेंस लेवल। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ भाई सिग्निफिकेंस लेवल की। सिग्निफिकेंस लेवल होता क्या है? ठीक है, ठीक है, अगर तुम मशीन लर्निंग थोड़ा सा पढ़ लोगे या फिर पढ़ रहे होगे तो उसमें जो तुम्हारी सिग्निफिकेंस लेवल तुम्हें मिलती है ना, वो तुम्हारी मिलती है 0.05। ऐसा कुछ पढ़ा था, क्या कहते हैं इसको? बेल कर के लिए? अरे बेल कर वाला सीन नहीं है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ पी वैल्यू। ठीक है, अब ये कैसे आया, क्यों आया, ये तुम्हें मशीन लर्निंग में मिलेगा। ठीक है, फिलहाल इतना समझ लो कि तुम्हारी जो पी वैल्यू की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो 0.05 होती है। 0.05 का मतलब है आउट ऑफ 100 इट इज़ गोइंग टू बी काउंट एज 5। ठीक है, अगर 100 चीज़ें हैं तो 0.05 का मतलब है 5। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक, आगे बात करते हैं। भाई ये 0.05 ही क्यों लेते हैं हम? जीरो 0.05 ही क्यों लेते हैं? इसको भी क्लियर करता हूँ क्यों लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिफाइनिंग द सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल का सिंपल मतलब है स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ पी वैल्यू। पी वैल्यू का सिंपल मतलब है प्रोबेबिलिटी वैल्यू, जो कि हाइपोथेसिस की ट्रू होनी चाहिए। इसका मतलब है अगर तुम 100 डाटा उठा रहे हो तो उसमें से 5 चीज़ें ट्रू होनी चाहिए, ये होती है स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, अब अगर इसको मैं एज ए एग्जाम्पल समझूँ तो मैं बात करता हूँ, मान लो अगर तुमने किसी भी पर्टिकुलर 100 कंट्री को लिया है बिफोर और आफ्टर कोरोना, और उसकी जीडीपी चेक कर रहे हो या फिर उसकी पॉपुलेशन को चेक कर रहे हो, तो तुम्हें जो मिलेगा 0.05 से, या फिर मैं बोलूँ स्टैंडर्ड वैल्यू से, अगर तुमने 100 कंट्रीज़ ली हैं तो तुम्हें सिंपल क्या मिल रहा है। हेलो भाई, कहाँ रह गए थे? ओहो, फार्मूला 1 रेसिंग करते हैं क्या? देखो तुम्हें सिंपल क्या मिलेगा, 100 केसेस में से 5 केसेस ट्रू मिलेगी, बाकी की सारी केसेस फॉल्स मिलेगी। याद रखना, इसी को मैंने सिंपल बोला है स्टैंडर्ड वैल्यू और स्टैंडर्ड पी वैल्यू। ठीक है, अब देखो हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी ना 2 टाइप्स की होती हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी 2 टाइप की होती हैं। मैं लिख देता हूँ सब चीज़ें। टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा अगर मशीन लर्निंग तुमने नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, मैं भी मजबूर हूँ, मैं तुम्हें कहानी की तरह ही बता सकता हूँ। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में पहला होता है भाई तुम्हारा नल हाइपोथेसिस। ठीक है, और तुम्हारा दूसरा होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, ठीक है, फिलहाल ये 2 टाइप हैं, इसके बारे में भी मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। नल हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं H0 से। ठीक है, H और इसके नीचे 0 होता है। मैं 0 यहाँ पे नोटपैड में कैसे लिखूँ मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इस पे लिख के दिखाता हूँ। ये जो H नल होता है ना, नल हाइपोथेसिस होता है, ये H0 ऐसा कुछ होता है, याद रखना। ठीक है, H0 होता है ऐसा कुछ, और ये जो तुम्हारा अल्टरनेट होता है ये होता है HA ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये नीचे H के पैरों में लिखा जाता है, तो मैं यहाँ पे H0 लिख देता हूँ, समझ लेना वैसे, और इसको लिखते हैं HA। ठीक है, फिलहाल मैंने ये टाइप अभी स्टेप के बीच में इसलिए बता दिया है क्योंकि ये कहीं ना कहीं अभी आएगा तुम्हारे साथ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 3rd स्टेप की।
थर्ड जो तुम्हारा स्टेप है वो है भाई एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। या तो तुम अपने नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग को एक्सेप्ट कर लोगे या फिर रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्सेप्ट अगर कर लिया तो तुम्हारा सारा का सारा प्रोसीजर यहीं ख़त्म हो जाता है, इसके बाद तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर तुमने रिजेक्ट कर दिया है तो फिर से बात पहुंच जाती है सिग्निफिकेंस लेवल की, फिर से बात पहुंच जाती है कि तुमने किस लेवल या फिर किस बेसिस पे अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है। ठीक है, अब इन चीज़ों को समझने के लिए तुम्हें कुछ टेस्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं टी टेस्ट। दूसरा होता है हमारा चाई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा अनोवा टेस्ट। ठीक है, ये कुछ टेस्ट होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तुम्हें नहीं आ रहा होगा भाई, मशीन लर्निंग में ही ये चीज़ें दिखेंगी ढंग से। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ कहानी ही बता सकता हूँ। ठीक है भाई, बता देते हैं, क्या है दिक्कत है यार, ये फ़ोन का क्या करो, कहानी बतानी है बता देंगे भाई। 3 टेस्ट होते हैं हमारे पास। अब मैं बात करता हूँ कि तुम किस बेसिस पे रिजेक्ट करते हो। तो मैं बात करता हूँ ऑन विच बेसिस वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम किस बेसिस पे रिजेक्ट करते हैं। पहला मेरा कंडीशन होता है इफ़ मेरी जो वैल्यू है ग्रेटर देन लेस देन, अरे यार ग्रेटर देन लेस देन कैसे लिखूँ मैं यहाँ पे, ऐसे लिख देता हूँ, और इक्वल टू होनी चाहिए 0.01 के। इसका मतलब है भाई मेरी जो नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो है वेरी स्ट्रांग। ठीक है, वेरी स्ट्रांग का मतलब है तुम्हारे पास अगर 100 डाटा है तो उसमें से 99% की जो वैल्यू है वो फॉल्स है, सिर्फ एक की वैल्यू ट्रू है। ठीक है, इस बेसिस पे तुम पहला रिजेक्शन करोगे। ठीक है, दूसरा रिजेक्शन होता है भाई तुम्हारा अगर तुम्हारे डेटा में 0.01 से ऐसा कुछ डाटा है इक्वल टू है भाई 0.05 के, तो भाई हम इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एविडेंस। STRONG, ये तो पढ़ा होगा, एविडेंस वगैरह नहीं पढ़ा, क्या बात कर रहा, एविडेंस। ठीक है, एविडेंस बोलते हैं, मतलब अब ये मत समझना कि जासूसी किताब नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, तीसरी होती है भाई 0.05 से लेके तुम्हारी जो रेंज होती है इक्वल तुम्हारी होती है भाई 0.1 तक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं माइल्ड, इसको हम बोलते हैं माइल्ड। और इसके बाद जो तुम्हारी इसके बियॉन्ड जाती है, ठीक है, इस रेंज के बियॉन्ड जो जाती है, जिसको हम कुछ ऐसा लिखते हैं इक्वल टू 0.1, भाई इसको हम बोलते हैं नो एविडेंस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नो एविडेंस। सबसे ज़्यादा तुम्हें मशीन लर्निंग में पॉइंट नंबर 2 मिलेगा, याद रखना। अरे ये क्या लिख दिया मैंने, 0 पॉइंट होना चाहिए ना, 0.01 से लेके 0.05 तक सबसे ज़्यादा तुम्हें यही वाला रेंज मिलेगा, याद रखना। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, टी टेस्ट, चाई स्क्वायर टेस्ट और अनोवा टेस्ट को समझना है। तो मैं एक डमी डाटा सेट बना देता हूँ, एच सबस्क्रिप्ट 0। ठीक है भाई, अब मुझे क्या करना है, सिंपल तुम्हें कुछ टेस्टिंग समझानी है। ठीक है, अच्छा ये टेस्टिंग समझाने का मेरा बड़ा अच्छा तरीका है भाई, ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें सारी की सारी टेस्टिंग समझ में आ जाएगी।
सबसे पहले मैं एक डाटा बना लेता हूँ और इससे तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे भाई जितने भी टेस्टिंग है। ठीक है, यहाँ तुम्हारा जेंडर है, यहाँ पे मार्क्स है और यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, जेंडर है तुम्हारा मेल, फीमेल, फीमेल एंड मेल, ऐसा कुछ तुम्हारा है। और मार्क्स कुछ भी मान लो। ठीक है, 90, 20, 30, मैं पूरे मार्क्स नहीं लिख रहा हूँ, जो मान लो। ठीक है, मुझे सिर्फ जो बताना है, मेरा काम इससे भी हो जाएगा। और सब्जेक्ट लिख लेता हूँ भाई XYZ, कुछ भी लिख देता हूँ। क्या हुआ, XYZ कुछ भी लिख लो, मैटर नहीं करता। ठीक है, जेंडर है, मार्क्स है और तुम्हारा सब्जेक्ट है SUB। ठीक है, अब इस डाटा सेट को समझने के लिए सबसे पहले मुझे ये समझना होगा कि 1 सैंपल और 2 सैंपल क्या होता है। ठीक है, ये भी एक टेस्टिंग है जो कि तुम्हारा कहीं ना कहीं टी टेस्ट, चाई स्क्वायर टेस्ट और अनोवा टेस्ट से रिलेट करेगा। सबसे पहले मुझे ये पता करना है कि व्हाट इज़ 1 सैंपल वर्सेस 2 सैंपल टेस्ट। 2 सैंपल टेस्ट। ठीक है, देखो 1 सैंपल का बहुत इजी मतलब है, बहुत इजी। ठीक है, 1 सैंपल का बहुत इजी मतलब है डाटा से कोई भी एक सैंपल उठा लो। मान लो मैं ये मार्क्स वाला सैंपल उठा लेता हूँ। ठीक है, और मैं कंपेयर करता हूँ इस पर मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, मीडियन कितने हो सकते हैं, मोड क्या हो सकते हैं इस मार्क्स के, इस डाटा के, और मैं कुछ और भी, एवरेज कितने होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मैं वेरिएंस क्या हो सकता है। ये चीज़ें अगर मैं सिंपल एक डाटा पे कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं इसको बोलता हूँ 1 सैंपल टेस्ट। ठीक है, और इसी 1 सैंपल टेस्ट को भाई हम कहते हैं टी टेस्ट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इसको मैंने बोला 1 सैंपल। जब तुम्हारा एक ही सैंपल हो और उस पर ही तुम काम करोगे, उसको तुमने बोला 1 सैंपल। ठीक है, और इसी 1 सैंपल को हम बोलते हैं भाई टी टेस्ट। ठीक है, अभी टी टेस्ट ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं टी टेस्ट। ठीक है, डन। अब मैं बात करता हूँ, 1 सैंपल की तो बात कर ली, लेकिन क्या मैं अगर सिर्फ 1 सैंपल डाटा में सॉल्व करूँ तो मज़ा आएगा? नहीं आएगा भाई। डाटा को जब भी सॉल्व करोगे एटलीस्ट मिनिमम 2 सैंपल एक साथ रख के देखना। तो मैं क्या करता हूँ, मार्क्स और जेंडर को अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं मार्क्स और जेंडर को लेता हूँ टुगेदर, ठीक है, मार्क्स और जेंडर को टुगेदर लेता हूँ, तो इसको मैं बोलूँगा भाई 2 सैंपल डेटा। ठीक है, 2 सैंपल, ठीक है, 2 सैंपल टेस्ट बोल लो या 2 सैंपल डेटा बोल लो। अब जब मेरे पास डाटा में 2 सैंपल हैं तो इसका मतलब मैक्सिमम मार्क्स कौन से जेंडर के हो सकते हैं, मिनिमम मार्क्स कौन से जेंडर के हो सकते हैं, मीडियन में कौन सा जेंडर आ रहा है, मोड कौन से जेंडर का है, ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं नहीं कर सकते? बोलो भाई, कर सकते हैं? हाँ भाई, इसी को हम बोलते हैं 2 सैंपल टेस्ट। ठीक है, और इस 1 और 2 को जब तुम कंबाइन कर दोगे तो हमारा सिंपल बनता है टी टेस्ट। याद रखना, व्हेन यू कंबाइन 1 सैंपल एंड 2 सैंपल, ठीक है, तो हमारा बन जाता है टी टेस्ट। इसी को हमने फैंसी वर्ड दे दिया है टी टेस्ट, और कुछ भी नहीं है भाई, याद रखना। ठीक है, डन। अब इसको थोड़ा सा और तरीके से समझने के लिए मैं तुम्हें एक डब्बा बनवाता हूँ, वहाँ तुम्हारे पास सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वो डब्बा देखना भाई, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं एक डब्बा बना लेता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ कैटेगरी। हमारे पास डाटा कितने टाइप के होते हैं? बोलो भाई, डाटा कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास?
कौन कौन से? हाँ। क्या? कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस का एग्जांपल बताना। कंटिन्यूअस वो होता है जिसको हम गिन सकते हैं भाई। ठीक है, सिंपल चीज़ें। और यहाँ पर लिखता हूँ मैं कैटेगरी। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारे सारे टेस्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये आ रही है मैसेज। ठीक है, मैंने क्या बोला है, जो मैंने सैम्पल 1 सैम्पल किया है और 2 सैम्पल किया है, ठीक है, वो किसके बीच किया था बताना? कैटेगरी और कंटिन्यूस वेरिएबल के बीच किया था। बोलो भाई। 1 सैम्पल अगर मुझे मेल फीमेल पे करना है तो कर सकता हूँ मैं? हाँ ना, बताओ भाई। बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। क्या मैं उसको कैटेगरी बोलूँ? क्या मैं उसको कैटेगरी बोलूँ? मेल फीमेल कैटेगरी तो है। ठीक है, और कंटिन्यूस डाटा की बात करते हैं। कंटिन्यूस डाटा में मैंने 2 सैम्पल में क्या किया था, मार्क्स लिया था, मार्क्स के साथ जेंडर को रिलेट करा के देख रहा था। बोलो भाई, 1 सैम्पल और 2 सैम्पल क्लियर। यहाँ पे आएगा भाई 1 सैम्पल एंड 2 सैम्पल। जब तुम्हारा डाटा कंटिन्यूअस और कैटेगरिकल हो, मैटर नहीं करता। ठीक है, कोई एक भी हो तो भी चलेगा। इसी को मैंने सिंपल बोला है टी टेस्ट। ठीक है, अभी तक मैंने 1 सैम्पल 2 सैम्पल की बात की है। अगर मैं तीनों के तीनों डाटा को एक साथ कंपेयर करा के या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ ऐसा? कर सकता हूँ? हाँ भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। उसको हमने सिंपल बोला है भाई क्या? 1 सैम्पल 2 सैम्पल। ये 1 होगा या फिर 2 होगा। ठीक है, और जो तुम्हारा नेक्स्ट है वो 2 होगा या फिर अदरवाइज मोर देन 2 होगा। ठीक है, उसको हम सिंपल बोलते हैं अनोवा टेस्ट। ठीक है, अनोवा टेस्ट। डन। बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। पक्का? ये अनोवा टेस्ट वगैरह मशीन लर्निंग में पढ़ा है नहीं पढ़ा? ना मत बोल देना, बिल्कुल पढ़ा होगा। हम्म? क्या पढ़ा होगा? अनोवा किसी ने नहीं पढ़ा? क्या बात कर रहा? भाई बिल्कुल पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। ठीक है, ठीक है। अनोवा हो गया, टेस्ट हो गया। अब बात करते हैं चाई स्क्वायर की। ठीक है, चाई स्क्वायर टेस्टिंग वहाँ होती है जब हमारा कैटेगरी और कैटेगरी कंपेयर होके कुछ इन्फॉर्मेशन निकलता है। यहाँ पे होता है भाई हमारा चाई स्क्वायर, याद रखना। ठीक है, अब मैंने इसको फाइंड करने का मेथड नहीं बताया अभी, क्योंकि वो तुम्हें मशीन लर्निंग में ही दिखेगा। मैंने तुम्हें सिंपल बता दिया है कि किसको कंपेयर करते हैं। अगर तुम टी टेस्टिंग की बात कर रहे हो तो तुम्हारा जो डाटा होगा वो कैटेगरी और कंटिन्यूस डाटा दोनों हो सकता है। लेकिन अगर चाई स्क्वायर की बात करूँ तो इसमें दोनों के दोनों डाटा या सिंगल डाटा तुम्हारा कैटेगरी ही होना चाहिए। अनोवा बिल्कुल टेस्ट की तरह चलेगा, बस क्या हो जाता है, नंबर ऑफ़ डाटा बढ़ जाते हैं अनोवा में, और कुछ नहीं होता। ठीक है, टेस्ट में नंबर ऑफ़ डाटा कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू टी। ठीक है, और चाई स्क्वायर में कुछ नहीं होता, कैटेगरी और कैटेगरी कंपेयर होता है। अब ये दो क्या चीज़ें हैं भाई? अब ये दो क्या हैं? ये दो पढ़ रखा होगा। कंटिन्यूस कंटिन्यूस जब कंपेयर करोगे तो को रिलेशन बनता है, याद रखना। बनता है नहीं बनता? इसीलिए मैंने बोला था जब भी कोरिलेशन बनेगा न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर ही बनेगा। देखो भाई, ये कंटिन्यूस तुम्हारा न्यूमेरिकल डाटा ही होता है, याद रखना। ठीक है, और कंटिन्यूस और कैटेगरी के बीच में जब भी कंपेयर होगा तो ये तुम्हारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन बनता है भाई। ठीक है, एल का मतलब है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तुमने पढ़ा होगा कि ईमेल स्पैम वाला पढ़ा होगा या फिर लाइव अलाइव वाला पढ़ा होगा, ऐसा कुछ एल्गोरिदम में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो भूल जाओ भाई। ठीक है, यही होती है भाई तुम्हारी सारी की सारी टेस्टिंग।
अब बात करते हैं वेब स्क्रैपिंग की। ठीक है, क्या होता है? लीनियर नहीं है भाई, लॉजिस्टिक है। लीनियर, भाई इसमें लीनियर होगा ही नहीं कभी। ये जितना भी तुम्हारा पाई चाई स्क्वायर है, सैंपल है, अनोवा, ये सारा का सारा तुम्हें लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ही दिखेगा, अदरवाइज कहीं नहीं दिखेगा ये तुम्हें चीज़ें। ठीक है, और ये जो एल आर लिखा है ये लॉजिस्टिक है, लीनियर नहीं है भाई। ठीक है, लीनियर पे एक ही चीज़ चलता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, और उस पर जो चलता है काम वो पूरा का पूरा वाई एम इक्वल टू एम एक्स प्लस सी प्लस बायस वेरिएंस पे चलता है सारा का सारा काम। अब ये मत बोलना बायस वेरिएंस भी नहीं पढ़ा, भाई मत पढ़ो। ठीक है, यहाँ तुम्हारी स्टैट्स के जो टेस्टिंग वगैरह थी ख़त्म होती है। बात करते हैं भाई वेब स्क्रैपिंग की। वेब स्क्रैपिंग में आ जाओ। ठीक है, पाई चार्म ओपन कर लो। ठीक है, और जैसे जैसे कोड बताता हूँ सिंपल काम करते जाएंगे। अरे यार ये क्या हो रहा है? हाँ भाई सेम यार। सर वो बोलते हैं डीए में पढ़ना है, आप बोल रहे हो एमएल में पढ़ना है, कहाँ पढ़ें? अच्छा, अच्छा भाई, ये जो आज की क्लास है ना ये तो मैं डीए उसमें एमएल में ही पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, बाकी इससे पहले जो भी बताया ना स्टैट्स वगैरह वो पूरा का पूरा डीए में ही पढ़ना होता है। कहाँ गया? हाँ भाई, ठीक है, पाई चार्म ओपन कर लो और सबसे पहले टर्मिनल ओपन करो। टर्मिनल ओपन करो, देखो भाई टर्मिनल कैसे ओपन करते हैं। अरे यार, देखो पाई चार्म तुम्हारा कुछ ऐसा ओपन होगा। ठीक है, पाई चार्म कुछ ऐसा ओपन होगा और हमें क्या करना है, सबसे पहले नीचे आना और नीचे देखो, नीचे की तरफ देखना टर्मिनल, टर्मिनल पे क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे कुछ एक्स वाई जेड चीज़ें खुल जाएंगी और तुम्हारी लोकेशन भी बता देगा तुम्हारा सिस्टम। और तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है पी आई पी पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, REQUESTS रिक्वेस्ट, और प्रेस करना है एंटर। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तुम्हारी अगर नहीं होगी तो वहाँ पे डाउनलोडिंग होता हुआ तुम्हें दिख जाएगा। हाँ, नहीं कुछ सिस्टम में नहीं मिलता है। ठीक है, और एक और चीज़ करनी है, PIP इंस्टॉल स्पेस BEAUT, क्या लिख रहा हूँ स्पेलिंग सही है, BEAUTIFUL SOUP 4। ठीक है, ब्यूटीफुल सूप 4 इतना लिखना है और फिर से प्रेस करना है एंटर। ठीक है, मेरा कमांड ऑलरेडी सेटिस्फाइड है इसीलिए डाउनलोड नहीं हुआ, तुम्हारा नहीं होगा भाई, तुम्हें वापस डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, सिंपल अगर लिखते हो ना पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट और पिप इंस्टॉल ब्यूटीफुल सूप 4, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही इंटरनेट से अगर कनेक्टेड हो गए तो तुम्हारा पूरा का पूरा मॉड्यूल डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इतना सा काम था। अब बात करते हैं भाई वेब स्क्रैपिंग की। वेब स्क्रैपिंग होता क्या है? ठीक है, वेब स्क्रैपिंग का सिंपल मतलब है तुम्हें किसी वेबसाइट से डाटा निकालना है। पिप इंस्टॉल ब्यूटीफुल सूप 4। ठीक है, तुम्हें वेब स्क्रैपिंग का सिंपल मतलब है तुम्हें किसी साइट से डाटा निकालना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और मैंने तुम्हें बताया था वेब स्क्रैपिंग लीगल प्लस इलीगल होती है। ठीक है, अगर तुम पब्लिक डोमेन पे काम कर रहे हो तो वेब स्क्रैपिंग लीगल है, लेकिन अगर तुम प्राइवेट डोमेन में काम करने लग जाओगे, पर्सनली अपने लिए चीज़ों को निकालने लग जाओगे तो वेब स्क्रैपिंग इलीगल हो जाती है भाई, याद रखना। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे तुम अगर जाओगे वेब स्क्रैपिंग परफॉर्म करते हो तो तुम्हें ब्लॉक कर दिया जाता है। सबसे बड़ा एग्जांपल ले लो अमेज़ॉन का। ठीक है, अमेज़ॉन की साइट पे जो ई कॉमर्स साइट है अमेज़ॉन की, जहाँ से तुम शॉपिंग करते हो भाई, अगर उस पर तुमने कुछ भी किया, वेब स्क्रैपिंग वगैरह परफॉर्म किया, तो सबसे पहले वो तुम्हें ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, मैक्स टू मैक्स तुम 3 बार स्क्रैपिंग परफॉर्म कर पाओगे मैक्सिमम, अदरवाइज़ तुम्हें क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वेब स्क्रैपिंग और हैकिंग में बहुत डिफरेंस होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। वेब स्क्रैपिंग का सिंपल मतलब होता है तुम्हें वेबसाइट से कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है, और हैकिंग का सिंपल मतलब होता है कि तुम्हें बैकएंड से इन्फॉर्मेशन निकालनी है, याद रखना। ठीक है, हैकिंग बैकएंड पे काम करता है, वेब स्क्रैपिंग सिंपल वेब से तुम्हारा क्या निकालता है, किसी भी वेबसाइट से उसके इन्फॉर्मेशन निकालता है।
कि कितने नंबर ऑफ़ इमेज है तुम्हारे फ्रंट एंड पे, कितने नंबर ऑफ़ टैग्स हैं, कितने नंबर ऑफ़ लिंक्स हैं, ये चीज़ें निकाल के तुम्हें दिखाता है तुम्हारा वेब स्क्रैपर। ठीक है, चलो भाई थोड़ा सा कोड लिख के दिखा देता हूँ। रिक्वेस्ट में एस है, एस एस REQUESTS। ठीक है, नहीं 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 वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं। अगर पाईचाम पे कर रहे हो तो डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं होगा, उसके लिए तुम्हें इन्वायरमेंट सेट करना पड़ेगा। ठीक है, वो लंबा प्रोसीजर है, वो बताया नहीं मैंने। ठीक है, सीधा टर्मिनल पे जाओ, लाओ दिखाओ। नहीं हो रहा है क्या? हो गया ना, दोनों हो गए, दोनों हो गए ना, दूसरा भी हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई मुझे वेब स्क्रैपिंग करनी है। वेब स्क्रैपिंग करने के लिए सबसे पहले तुम्हें दो मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे, या फिर बोल लो सिंपल दो लाइब्रेरी इंपोर्ट करने पड़ेंगे, जिसको हमने बोला है ब्यूटीफुल सूप और रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट तुम्हारा सिंपल कुछ नहीं करता, तुम्हारे वेबसाइट की रिक्वेस्ट को यूज़र तक पहुंचाने के काम में लाता है भाई रिक्वेस्ट फ्रेमवर्क और रिक्वेस्ट लाइब्रेरी। और ब्यूटीफुल सूप क्या करता है, वेब स्क्रैपिंग में हेल्प करता है। इसीलिए मैंने दो मॉड्यूल इंपोर्ट कराए हैं, इतना सा काम है। ठीक है, इंपोर्ट नहीं कराया, डाउनलोड कराया अभी। ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इंपोर्ट। ठीक है, अच्छा अगर पाईचाम नहीं है तो उस पर भी काम हो जाएगा, जुपिटर नोटबुक पे भी काम हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्ट रिक्वेस्ट REQUESTS रिक्वेस्ट। ठीक है, और उसके बाद हमें करना है इंपोर्ट BS4। एक एल है भाई, BEAUTIFUL, सब कुछ स्मॉल में है, सब कुछ स्मॉल में है, स्पेस भी नहीं है। ठीक है, मैंने सिंपल इंपोर्ट करा दिया रिक्वेस्ट, और उसके बाद इंपोर्ट करा दिया BS4। BS4 का सिंपल मतलब है ब्यूटीफुल सूप 4। ठीक है, चलो भाई इसको रन करके देखते हैं ज़रा। रन करने के लिए राइट क्लिक करना अपने माउस से और क्लिक करना रन पे, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ये चल रहा है। ठीक है, ये चल रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले यूज़र से अपना URL लेना है, यूज़र से लेना है URL। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना देता हूँ, URL इज़ इक्वल टू इनपुट और विद इन द पैरेंथेसिस एंड विद इन द कोट्स मैं लिखता हूँ एंटर योर URL। ठीक है, अब मैं इतने कोड को चला के देखता हूँ एक बार, चलता क्या नहीं। URL इज नॉट डिफाइंड, क्या बात कर रहा हूँ? अरे यार, इक्वल टू की जगह माइनस लिख रहा हूँ। इस कोड को चला के देखते हैं। हाँ भाई, एंटर योर URL। ठीक है, चल रहा है मेरा कोड, डन। ठीक है, अब जब मैंने अपने URL को यूज़र से मांगा है तो मुझे अब क्या करना है, यूज़र का रिस्पॉन्स भी नोट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा रिक्वेस्ट, यूज़ करके गेट करूँगा अपने यूज़र का इनपुट REQU रिक्वेस्ट डॉट गेट, और मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे URL, और इसको मैं स्टोर करा दूँगा एक वेरिएबल में जिसको मैं बोलता हूँ रिस्पॉन्स ऑफ द यूज़र, रिस्पॉन्स ऑफ यूज़र। ठीक है, और मैं इस तरह से कोड को चला के देखता हूँ। चलाने से पहले मैं रिस्पॉन्स की टाइप को भी देख लेता हूँ, प्रिंट टाइप रिस्पॉन्स ऑफ यूज़र। ठीक, अब मैं इतने से कोड को चला के देखता हूँ, और URL में मैं भाई दूंगा एक वेबसाइट जिसको हम बोलते हैं क्रिकबज़। ठीक है, क्रिकबज़ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि भाई इस पे चीज़ें हो जाएंगी और डाटा भी मिल जाएगा, प्लस थोड़ा सा इजी हो जाता है काम एज़ कम्पेयर टू अदर वेबसाइट। क्या इम्पोर्ट हो रहा है? ठीक है, क्रिकबज़ ओपन करो और यहाँ से तुम क्या करते हैं,
लो भाई, कॉपी करते हैं यूआरएल, कॉपी, और यहाँ पे कोड चलाते हैं और पेस्ट करके देखते हैं। एंटर योर यूआरएल, कंट्रोल वी। ओके, ठीक है, अब मेरा बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, इसने टाइप करा दिया है और यूज़र के रिस्पांस को भी इसने देख लिया है। ठीक है, अच्छा यूज़र की स्पेलिंग गलत है, USER, यूज़र एंड यू। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं चल रहा है, कंट्रोल वी, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है। इसने रिक्वेस्ट मॉड्यूल से रिस्पांस भी यूज़र तक पहुंचा दिया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपनी जो वेबसाइट है उसका कंटेंट देखना है। तो मैं लिखता हूँ लेट्स सी द कंटेंट, लेट्स सी द कंटेंट ऑफ द क्रिक बज वेबसाइट। ठीक है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अपने वेबसाइट से कंटेंट देखना है। कंटेंट देखने के लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, रिस्पांस ऑफ द यूज़र से टेक्स्ट प्रिंट करवा लूँगा। रिस्पांस ऑफ द यूज़र डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अगर मैं इतना सा काम करता हूँ तो देखो ज़रा, मेरा जो आउटपुट आना चाहिए वो पूरा का पूरा वेबसाइट की जो HTML होगी वो आ जानी चाहिए। देखते हैं, नहीं आया। अच्छा, मैंने प्रिंट तो कराया ही नहीं है, प्रिंट कराना पड़ेगा इसको। प्रिंट कराते हैं। अब देखते हैं क्या रिस्पांस देता है हमारा यूज़र। लो भाई, अब देखो, ये पूरा का पूरा तुम्हारा साइट को विज़िट करता है और जितनी भी इसके अंदर, ये देखो, जितनी भी इसके अंदर HTML टैग्स वगैरह जो भी थी वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मुझे स्क्रैपिंग के थ्रू मिल जाती है। ठीक है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन है। अगर तुमने कभी HTML वगैरह पढ़ा होगा तो चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, ये आ गई हमारी यूज़र के थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशन थी तुम्हारी क्रिकेट बज़ वेबसाइट की सारी तुम्हारे पास तुम्हारे पाइथन में आ चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ चेंज द फॉर्मेट, क्योंकि अभी हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि चल क्या रहा है। ठीक है, अगर किसी ने HTML CSS पढ़ा होगा तो उसको समझ में आ रही होगी ये पैडिंग क्या है, बैकग्राउंड क्या है, बॉर्डर रेडियस क्या है, 18 पिक्सल क्या है, ये चीज़ें HTML CSS वगैरह वालों को समझ में आ रही होगी। लेकिन भाई हम अनपढ़ आदमी हैं, हमें थोड़ा सा लग्जरी और चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ फॉर्मेट द टेक्स्ट, फॉर्मेट द टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए हमें क्या करना है, पूरा का पूरा फाइल HTML में ओपन करना है और उसके बाद उसको अरेंज करना है। ये 2 स्टेप करने हैं अभी हमें। ठीक है, अरेंज द टेक्स्ट। ठीक है, इसमें HTML चलता है, पाइचाम में चलता है, एक बार करके देख लेता हूँ मैं। हाँ चलेगा चलेगा चलेगा। HTML फाइल अगर मैं खोलता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। HTML5 चाहिए, web डॉट HTML। हाँ भाई, ठीक। तो अब मैं इसको देखता हूँ, मुझे पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अपने फ्रंट एंड में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले चेंज करता हूँ अपने फाइल की टाइप को। उसके लिए मुझे करना पड़ेगा फाइल अंडरस्कोर नेम, और मैं इसको करता हूँ टेम्पररी HTML में temp डॉट HTML। ठीक है, HTML। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पार्स करता हूँ HTML में, PARSE, पार्स द होल इंफॉर्मेशन इनटू HTML। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, BS4 की मदद लेनी पड़ेगी और पार्सर लगाना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ BS इज इक्वल टू BS4 डॉट ब्यूटीफुल सूप, ब्यूटीफुल सूप आएगा BEA
ब्यूटीफुल सूप एंड विद इन द पैरेंथेसिस अब मुझे यहाँ पे यूज़र का रिस्पॉन्स डालना पड़ेगा। रिस्पॉन्स ऑफ द यूज़र, ये लो आ गया, रिस्पॉन्स ऑफ द यूज़र डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने HTML पार्सर को लगाना पड़ेगा, HTML पार्सर। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक अगर हमने कर लिया है तो हम क्या करते हैं, इस कोड को चला के देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं। ठीक है भाई, काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। दिखा दिखा कुछ फ़र्क पड़ता हुआ? दिखा नहीं दिखा बोलो भाई, मैं दिखाऊं फिर। देखो, ध्यान से देखो। ठीक है, पहले ये ब्रैकेट दिख रहे थे, बोलो भाई। मेरे वाले में नहीं दिख रहे थे, नहीं दिख रहे थे, मैं भी तुम्हारे वाले में दिख रहा हूँ। और थोड़ा सा इजी कर देता हूँ उसको, और थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। ठीक है, मुझे क्या करना है, फॉर्मेट भी करनी है अब इसको, फॉर्मेट और फॉर्मेट टेक्स्ट इज इक्वल टू BS डॉट प्रिटिफाई। हाँ, प्रेटिफाई। प्रेटिफाई से क्या होगा, ये हमारे पास एक फंक्शन है जिससे कि तुम्हारा पूरा का पूरा कोड प्रिटी वे में प्रेजेंट हो जाएगा। अब मैं कर देता हूँ प्रिंट और मैं करता हूँ फॉर्मेट टेक्स्ट, फॉर्मेट टेक्स्ट। ठीक है, अब देखना बहुत चेंजेस दिखेंगे। लो भाई, अब चेंज दिख रहा है। ठीक है, ये प्रिटीफाई का कमाल है। अगर किसी ने फ्रंट एंड HTML CSS पढ़ा होगा ना, तो उसमें हमारे पास एक एक्सटेंशन आती है प्रिटीफाई करके, नहीं प्रिटियर करके। ठीक है, उससे क्या होता है कि तुम्हारी HTML जो अजीब सी लिखी होती है उसको थोड़ा सा सही कर देता है। हाँ हाँ, इंडेंटेशन सही हो जाती है। ठीक है, अब मैं इसको HTML में कन्वर्ट कर लेता हूँ। HTML में कन्वर्ट करने से पहले मैं ज़रा देख लेता हूँ कोई डाउट तो नहीं है। कहाँ गया ये स्नो, क्यों लिख रहे हो भाई? ठीक है, अब मुझे क्या करना है, HTML में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, विथ ओपन, विद ओपन, और मुझे देना यहाँ पे फाइल का नाम क्या है मेरा, अरे फाइल नेम देना है मुझे, ये वाला जिसमें मैंने चेंज किया है। तो फाइल अंडरस्कोर नेम, और मुझे इसको क्या करना है, राइट करना है। राइट करने के लिए क्या लिखते हैं भाई, W या R? हाँ भाई, W लिखते हैं। मैं लिखूँगा W प्लस, ठीक है, और लिखूँगा एज F। ठीक है, कॉलन्स F डॉट राइट, और इसमें मुझे पास करना पड़ेगा मेरे फॉर्मेट टेक्स्ट, फॉर्मेट टेक्स्ट। ठीक है, अब देखता हूँ क्या मेरी HTML फाइल बन रही है। कोड को चलाते हैं। बनी कुछ, लाइन नंबर 26 में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़ आ गई? फॉर्मेट टेक्स्ट, लाइन नंबर 19, ये रहा ब्यूटीफुल सूप वाला। अच्छा, ये प्लस हटा के देखते हैं। अरे यार, ये दिक्कत आती है हमेशा। क्या मैप कोड, अच्छा बताओ भाई क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, हाँ भाई, कर दिया मैंने ऑलमोस्ट सारा काम।
लो भाई, ये क्या गड़बड़ा रही है लाइन नंबर 19 में। टेक्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द यूजर डॉट टेक्स्ट, और तो सही है। लाइन नंबर 26 इन मॉड्यूल एफ डॉट राइट फॉर्मेट टेक्स्ट, एफ डॉट राइट फॉर्मेट टेक्स्ट। लाइन नंबर 19, लाइन नंबर 19 इन इनकोड रिटर्न कोड कैरेक्टर। ठीक, ठीक है, ये वैसे भी इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो। अगर ये नहीं चल रहा तो रहने दो। ठीक है, HTML में कन्वर्ट करके फ़ायदा नहीं लग रहा। ठीक है, अब सीधा इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। लो भाई, दो इन्फॉर्मेशन निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेज, इसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा bs.findAll, bs.findAll, और यहाँ पे तुम्हें पास करना पड़ेगा विद इन द कोट्स img, और ये तुम्हें नंबर ऑफ इमेजेस प्रिंट करा देगा। प्रिंट नंबर ऑफ इमेजेस, इसको चला के देखते हैं। आया कुछ नंबर ऑफ इमेज? आ रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, अभी सही करते हैं। अभी भी वही आ रही है भाई। ये जुपिटर नोटबुक पे एग्जैक्ट कोड देता है, एग्जैक्ट कोड देता है। अच्छा 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 अच्छा, ये तो मैंने प्रिंट कराया ना। काउंट करने के लिए लेंथ डालते हैं भाई, लेंथ डालते हैं, लेंथ नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, अब ये तुम्हें लेंथ बता देगा कितनी है कितनी नहीं है। कंट्रोल V, अरे ये क्या, काउंटिंग क्यों नहीं बता रहा? अच्छा, यहाँ पे कहीं बता रहा है क्या? मुझे जुपिटर नोटबुक कितनी गंदी आदत हो गई है ना, प्रिंट लिखता ही नहीं हो, उसके बाद गलतियाँ देख रहा हूँ मैं, बताओ। कंट्रोल V, ये लो 39। ठीक है, अगर इसको और तरीके से लिखना है तो और कुछ करते हैं ज़रा, और अब देखते हैं क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस इन वेबसाइट इज 39। भाई वेबसाइट 1 पेज ही होता है। अच्छा, ये कह रहा हो, ये एक पेज का ही है, ये एक पेज का ही है। ये पहले पेज में जितना आएगा ना सब दिखा देगा। ठीक है, HTML.parser हो गया या HTML.parse? भाई पार्सर होगा। ठीक है, कभी कभी पार्स भी चल जाता है, लेकिन पार्सर ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ईजिली चल जाता है। ठीक है, अब मैं करता हूँ कि मेरे वेबसाइट में कितने एंकर टैग्स हैं। अब ये मत पूछना भाई एंकर टैग क्या होते हैं, सिंपल ये समझ लो, एंकर टैग का मतलब ए। ठीक है, जो तुम्हारे लिंक्स होते हैं उसको बोलते हैं हम एंकर टैग। नहीं तो अगर मैं एंकर टैग बताने बैठूँ तो HTML CSS भी बताना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ एंकर टैग्स। एंकर टैग का सिंपल मतलब है कितने लिंक्स हैं तुम्हारे वेबसाइट में। सिंपल, मुझे कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ
एंकर टैग इज इक्वल टू bs डॉट फाइंड अंडरस्कोर ऑल विद इन द ब्रैकेट a। ठीक है, और मुझे प्रिंट कराना है नंबर ऑफ टैग, प्रिंट नंबर ऑफ एंकर टैग। ठीक है, अब मुझे प्रिंट करानी है लेंथ ऑफ नंबर ऑफ एंकर टैग्स, और इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट total anchor tags in website is done। और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया है तो मैं लगा देता हूँ ब्रैकेट। अब देखो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा तुम्हें तुम्हारा पाइथन। लो भाई, टोटल नंबर ऑफ एंकर टैग इन वेबसाइट इज़ 222, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस इन वेबसाइट इज़ 39। ठीक है, बोलो भाई, टोटल एंकर टैग। इस तरह से होती है भाई तुम्हारी स्क्रैपिंग। ठीक है, इस तरीके से निकलते हैं तुम्हारे क्या इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बोलो भाई क्या करना है। भाई तुम जब कंपनी में पहुंचोगे ना तुम्हें डाटा मिल जाएगा, स्क्रैपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रैपिंग वो लोग करते हैं जो या तो इंटर्न वगैरह होते हैं या फिर जो डाटा साइंस या फिर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो ना, उनको। हाँ, खुद का डाटा बनाना है। खुद का क्यों बनाओगे भाई खुद का डाटा बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक वेबसाइट से अगर तुम डाटा बनाओगे ना, अगर तुम्हें डाटा पे ही काम करना है तो लाइव डाटा पे काम करके देखो एक बार। ठीक है, जैसे ओला उबर है, उसमें क्या होता है कि हमेशा डाटा चेंज होती रहती है। ठीक है, हर सेकंड चेंज होता है। उसमें काम करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा है एज़ कम्पेयर टू वेब स्क्रैपिंग। भाई तब वो तो तुम्हें इंडस्ट्री में ही जाके पता लगेगा, तुम्हें सर्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा। सर्वर चाहिए होगा, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। या तो तुम ऐसा कर सकते हो, अपना कोई सर्वर बना के उसमें डाटा डाल सकते हो, ये कर सकते हो। ठीक है, वेब स्क्रैपिंग का ज़्यादा फ़ायदा मुझे नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि डाटा ऑलरेडी मिल जाता है हमें। ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं फिर कभी किसी मोड़ पे। ठीक है, हाउ फाइंड लिंक डिटेल। अरे भाई ये लो, क्या पढ़ रहे हैं हम, वेब स्क्रैपिंग ना। लो भाई तुम बुक ही पकड़ लो, आज करते रहो स्क्रैपिंग। लो भाई ग्रुप में डाल दो। रुको, अरे पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। खुल जा यार। हाँ, अरे वैसे ही नॉर्मल भी डालोगे ना, वेब स्क्रैपिंग डॉक्यूमेंटेशन डालोगे ना तो भी खुल जाता है। वेब स्क्रैपिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिन लोगों ने डेटा साइंस पढ़ा है वो डेटा साइंस तरीके से पढ़ लो, क्योंकि वेब स्क्रैपिंग बच्चों वाला काम है। हाँ भाई हो जाता है, बिल्कुल होता है। अरे यार अभी चलेगा ही नहीं। मिल गया, ग्रुप में डालो नहीं डालो। हाँ खुल गया खुल गया खुल गया भाई, डाल देता हूँ। फिर बोलेंगे बच्चों ने, सर ने गड़बड़ कर दी। लो भाई मज़े करो। ठीक है,
मेरी तरफ से सर, डाटा साइंस एंड एमएल में क्या डिफरेंस है? यार डाटा साइंस में तुम सारा का सारा थोड़ा सा मतलब वो हो जाता है, मॉडल्स पे तुम काम नहीं करते, और एनालिसिस करने के बाद ना तुम्हारा जो काम है वो सीधा एमएल इंजीनियर को मिल जाता है। लेकिन ऑलमोस्ट डाटा साइंस एमएल ऑलमोस्ट सेम ही हो जाता है चीज़ें। ठीक है। एमएल में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एल्गोरिदम बना के और तुम्हें मॉडल ट्रेन कराना पड़ेगा। डाटा साइंस में सिंपल जो बनी बनाई मॉडल्स हैं उस पर ही काम करना होता है भाई। ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज लेट्स कॉल इट फॉर अ डे। फिर मिलेंगे कभी फ्यूचर में। चलो भाई, थैंक यू चैट, बाय बाय। वेयर टू आस्क? अरे यहीं पूछो भाई, तभी तो मैं चुपचाप बैठा हूँ। यहीं पूछो। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज लेट्स कॉल इट फॉर अ डे। चलो भाई, बाय बाय। और रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाएगी, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच सर फॉर अमेजिंग डीए जर्नी। अरे थैंक यू भाई। अरे यार, मैंने तुम्हें फीडबैक के लिए बोला ही नहीं। चलो छोड़ो, क्या ही करना है।